हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम जा रहे हैं मैथ में पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ने। हम लोगों ने अनुपात, समानुपात एवं प्रतिशत चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप यानी दोस्तों बोले तो साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई दो लोग या तीन लोग या अधिक से अधिक लोग जब सब लोग मिलकर कोई किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उस बिजनेस को शुरू करने के बाद कुछ समय बाद, 1 वर्ष बाद या 1.5 वर्ष बाद या 5 महीने 2 महीने बाद लाभ होता है। तो ये जो लाभ होता है वो कैसे बांटा जाए, सभी पार्टनर्स के बीच में लाभ को कैसे बांटा जाए। तो दोस्तों जो पार्टनर्स के बीच में जो लाभ होता है उनके लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। यानी कोई व्यक्ति ने अपना पूंजी कितना लगाया, कितना पूंजी इन्वेस्ट कितना किया है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, इन दोनों कारकों पर डिपेंड करता है उसका प्रॉफिट में शेयर। किसी व्यक्ति का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने पूंजी कितनी लगाई थी और वह पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कोई ए है, एक व्यक्ति कोई बी है। इस व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लीजिए I1 है और इसका मान लीजिए I2 है। और इस व्यक्ति के ने मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इसने मान लीजिए टाइम T1 लगाया हो और इसने टाइम T2 लगाया हो। इनकी पूंजी I1 और I2 की रेशियो में हो और इनका जो समय है वो T1 और T2 की रेशियो में हो। तो बिजनेस में लाभ होने के बाद उनके जो लाभ का अनुपात होगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो वो लाभ का अनुपात इनके द्वारा लगाया गया पूंजी और इनके द्वारा उस बिजनेस में दिया गया समय के गुणनफल के बराबर होगा, के अनुपात में बटेगा। यदि इसने पूंजी I1 लगाया है, I1 पूंजी T1 समय के लिए लगाया है और इस व्यक्ति ने I2 पूंजी T2 समय के लिए लगाया है, तो उनका जो लाभ होगा इसी अनुपात में डिवाइड होगा। दोस्तों जो उनका लाभ होगा, लाभ कहें या इसको हम कहें लाभ का अनुपात, जो लाभ का अनुपात होगा वो इसी अनुपात में होगा। लाभ का अनुपात I1 T1 = I2 T2। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना समझा होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दो साझेदार रिया और जिया क्रमशः 30,000 और 70,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों एक तरफ लिखते हैं रिया और एक तरफ लिखते हैं जिया। रिया ने कितनी पूंजी लगाई है 30,000 और जिया ने कितनी पूंजी लगाई है 70,000। रिया का पूंजी कितने समय तक मार्केट में रहा 1 वर्ष तक। जिया का पूंजी कितने समय तक मार्केट में रहा 1 वर्ष तक। रिया का पूंजी बिजनेस में कितने समय के लिए रहा 1 वर्ष के लिए। जिया का पूंजी बिजनेस में कितने समय के लिए रहा 1 वर्ष के लिए। तो इसको काट दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 3:7। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू और काजू ने 27,000 और 45,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किए। 4,000 रुपये के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो एक तरफ लिखिए दोस्तों राजू, एक तरफ लिखिए काजू। राजू ने कितनी पूंजी लगाई 27,000। काजू ने कितनी पूंजी लगाई
45,000। राजू का पूंजी कितने समय तक बिजनेस में रहा है? दोनों का जो टाइम है समान है, 1 वर्ष के लिए वार्षिक लाभ का रहा है। वार्षिक लाभ बोले तो 1 वर्ष, यानी 1:1, 102030, 102030, 9 तरीके 27, 9 पचे 45, यानी जो लाभ हुआ है वो 3:5 के अनुपात में बटेगा। यदि 3 यूनिट लाभ राजू को मिला है तो 5 यूनिट लाभ काजू को मिला है, तो पूरा लाभ कितना हो गया दोस्तों? 3 यूनिट इसको, 5 यूनिट इसको, 8 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया कितना लाभ हुआ है? 4000। तो क्या इसी 8 का वैल्यू 4000 के बराबर नहीं होगा? तो 1 का वैल्यू 500, 8 का वैल्यू 4000, तो 1 का वैल्यू 500। तो दोस्तों 3 का वैल्यू कितना हो जाए? तो पूछा सबका लाभ बताइए, दोनों का लाभ बताइए अलग अलग। तो राजू का लाभ कितना हुआ है? 3 यूनिट। 1 का वैल्यू 500, तो 3 का वैल्यू 1500। फिर कह रहा है काजू कितना लाभ हुआ? काजू को 5 यूनिट लाभ हुआ, तो 1 का वैल्यू 500, तो 5 का वैल्यू 500 गुणा 5 यानी 2500। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी ने क्रमशः 12,500, 10,000 और 16,500 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,000 रुपये हो तो ए और सी के लाभ में अंतर बताइए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए ने कितनी पूंजी लगाई? 12,500। बी ने कितनी पूंजी लगाई? 10,000। सी ने कितनी पूंजी लगाई? 16,500। इन सभी के लिए जो समय है वो समय नहीं दिया, इसलिए हम समय सबके लिए क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट बराबर। तो समय का जिक्र ही नहीं किया गया तो समय हम लेते ही नहीं हैं। 1020, 1020, 1020, 5 25, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 ताई 15, 5 ताई 15, 25 संबंधे 20 संबंधे 33। जो उनके बीच जो लाभ होगा वो 25 संबंधे 20 संबंधे 33 के अनुपात में बटेगा। अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,000 रुपये है, यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है? 20। तो क्या इसी 20 का वैल्यू 4,000 के बराबर नहीं हो जाएगा? लाभ में बी का हिस्सा 4,000 रुपये है, यहाँ पर बी का अनुपाती मान कितना है? 20। तो क्या इसी 20 का वैल्यू 4,000 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 4,000 बटा 20, 1010 200। तो 1 का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 200। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और सी के लाभ में अंतर। ए और सी के लाभ में अंतर। तो दोस्तों ए और सी के लाभ में अंतर कितना है? 25 से 30, 5 और 30 से 33, 3, 8 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों? 8 का। कह रहा ए और सी के लाभ में अंतर बताइए। तो ए का लाभ 25 है, सी का लाभ 33 है, तो 33 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 8। 1 का वैल्यू 200, तो 8 का वैल्यू दोस्तों 200 गुणा 8 इक्वल टू 1600 रुपये। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सालू और कालू के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 21 संबंधे 30 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 7 संबंधे 6 है। यदि सालू ने 5 माह के लिए राशि निवेश की थी तो कालू द्वारा निवेशित राशि का अवधि क्या था? दोस्तों सालू और कालू इन दोनों के बीच का जो लाभ का अनुपात है तथा वर्ष के अंदर में उनके लाभ का अनुपात 7 संबंधे क्या है? 6 है। सालू और कालू के बीच जो लाभ का अनुपात है वो क्या है? 7 संबंधे 6 है। कह रहा है उनके द्वारा लगाया गया पूंजी का अनुपात 21 संबंधे 30 है, यानी सालू ने 21 पूंजी लगाई थी तो कालू ने 30। फिर कह रहा है सालू ने 5 माह के लिए पूंजी लगाई। सालू ने कितने माह के लिए?
5 माह के लिए, तो कालू ने कितने समय के लिए लगाया था? तो हम मान लेते हैं कालू ने T समय के लिए। सालू और कालू के बीच का जो लाभ है 7:6 के अनुपात में बांटा जाता है। सालू और कालू के बीच की जो पूंजी है 21:30 के अनुपात में लगी है, तो सालू ने 21 लगाया तो कालू ने 30 लगाया। सालू ने 5 माह के लिए लगाया, तो कह रहा है कालू ने कितने समय के लिए लगाया? तो कालू ने 30 समय के लिए लगाया। और उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पूंजी और इन्वेस्ट किया गया समय के गुणनफल का अनुपात ही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। दोस्तों हम आप पहले ही बता चुके हैं, किसी इन्वेस्टर के द्वारा उसके द्वारा लगाया गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात ही उनका लाभ का अनुपात होता है। तो 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, 6 एकम 6, 6 पाँचे 30, 5 से 5 कट गया। दोस्तों इधर बचा 3 और इधर आ गया आपका T। तो दोस्तों कालू ने कितने समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट की थी? तो कालू ने 3 महीने के लिए पूंजी इन्वेस्ट की थी। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 30,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा 50,000 रुपये का निवेश करते हैं। वे क्रमशः 6, 4 तथा 2 महीनों तक व्यापार में रहें। कुल लाभ का कितना % हिस्सा सी को प्राप्त हुआ? दोस्तों हमारा हर क्वेश्चन में थोड़ा अंतर आ रहा है, यानी हर क्वेश्चन एक अलग टाइप बन रहा है। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। ए ने कितनी पूंजी लगाई? 30,000। बी ने कितनी पूंजी लगाई? 45,000। और सी ने कितनी पूंजी लगाई? 50,000। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब बचा 30, 5 छके 30, 5 नवा 45, 5 दहा में 50। अब कह रहा है कुल लाभ में सी का प्रतिशत क्या है? दोस्तों ए को 6 लाभ हुआ, बी को 9 यूनिट लाभ हुआ, सी को 10 यूनिट लाभ हुआ। तो टोटल लाभ दोस्तों कुल मिला कितना हो गया? 10 9 19 6 25। अब कह रहा है सी का इस लाभ में प्रतिशत हिस्सा क्या है? सी ने दोस्तों कितना लाभ कमाया है? 10। सी को कितने लाभ हुआ है? 10 यूनिट। ये 10 यूनिट किस में से हुआ है? इसी 25 में, तो 25 में से तो हुआ है, तो 10/25। सी को 10 लाभ हुआ किस में से? 25 में से। क्या करना है? परसेंटेज ज्ञात करना है। 100 से क्या कर देंगे पूरा? 25 से कम 25, 25 चौके 100, 10 चौके 40%। तो लाभ में सी का हिस्सा दोस्तों कितना है? 40%। सवाल में कहीं गलती हुआ है। अरे यार हमने तो समय लिया ही नहीं। सॉरी दोस्तों। हमने जो है वो समय लिया ही नहीं। इसने कितने समय के लिए? 6 के लिए। इतने कितने समय के लिए? फिर से कर देते हैं। इसने कितने समय के लिए? 3,000 पूंजी कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। और बी 45,000 कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। और सी 50,000 कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। ए 30,000 6 महीने के लिए, बी 45,000 4 महीने के लिए, सी 50,000 2 महीने के लिए। तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 5 दहा में 50, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। दोस्तों ये आएगा 6 त्रिके 18, 9 दूनी के 18 और 10 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 10 एकम 10।
तो दोस्तों उनके बीच में जो पूंजी बटा है 18/18/10 के अनुपात में। अब कह रहा है इस लाभ में तो कुल लाभ का कितना % हिस्सा सी को प्राप्त हुआ है। जो टोटल लाभ मिला कितना है 18, 18, 36, 10, 46। इसी 46 में से सी को कितना लाभ हुआ है 10। सी का लाभ कितना है 10। सी का लाभ 10 कितने में से 46 में से बटा 46। क्या करना है प्रतिशत ज्ञात करना, गुणा 100 कर देंगे। 2 5 10, 2 3 2 2 4 3 6, 100 5 500, 500 बटा 23%। सी का हिस्सा दोस्तों कितना हो गया 500 बटा 23%। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी क्रमशः 4 संबंधी 5 2 संबंधी ए बी तथा सी क्रमशः 4/5 संबंधी 2/3 संबंधी 5/8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसका अनुपात 10 संबंधी 9 संबंधी 4 का है। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना % कम है। तो हम लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की पूंजी क्या है 4/5, बी की पूंजी क्या है 2/3, सी की पूंजी क्या है 5/8। ए ने पूंजी कितने समय के लिए लगाया 10, बी ने 9, सी ने 4। सी ने कितने के लिए लगाया 4। 5 × 5 5 दूनी 10, 3 3 9, 4 × 4 4 दूनी 8। तो 4 दूनी यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 5/2 आ गया। दोस्तों ये रेशियो फ्रैक्शन में है तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सभी पदों में सभी अनुपातिक मान में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा और 5/2 गुणा 2। क्या हम ऐसा कर सकते किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर देने या किसी दिए हुए अनुपात में किसी संख्या से भाग कर देने पर उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 8 दूनी 16 रेशियो ए हो गया 6 दूनी 12, ये 2 से 2 कर दे हो जाएगा 5। अब कह रहा है अब लाभ का अनुपात ए बी और सी के बीच में जो लाभ का अनुपात क्या आ गया 16 संबंधी 12 संबंधी 5। अब कह रहा है इस लाभ में सी का हिस्सा ए से कितना कम है। तो दोस्तों सी का हिस्सा ए से कितना कम है 11 कम है किससे 16 से। क्या करना है परसेंटेज निकालना, क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे और आपका ये वैल्यू आ जाएगा जब हमें 68.75%। 68.75%। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 68.75%। यानी सी का लाभ ए के लाभ से 68.75% क्या है कम है। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी ने 5/7/4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय x रेशियो y रेशियो z के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45/42/28 के अनुपात में हो तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। दोस्तों यहाँ लिखते हैं a रेशियो b रेशियो c। इनका लाभ का इनका पूंजी का अनुपात क्या है 5/7/4 क्या है 4। इनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात क्या है ए यदि x लगाए हैं तो ए y लगाए हैं तो ए z लगाए हैं। अब दोस्तों इनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा। लाभ का अनुपात तो ही हो गया है उनके द्वारा लगाया गया पूंजी और समय का गुणनफल क्या होता है लाभ का अनुपात होता है 5x रेशियो 7y रेशियो 4z। यानी उनके उस बिजनेस में उस काम धंधे में जो लाभ होगा वो लाभ उन तीनों के बीच में ये संबंध ए बी सी के बीच में 5/7/4x/7y/4z के अनुपात में बटेगा। लेकिन कह रहा है कि उनका लाभ 2 है, उनका जो लाभ है 45/42/28 के अनुपात में बट रहा है। तो क्या इसी 5x/7y/4z का अनुमान 45/42/28 के बराबर नहीं होगा।
क्या ये ए का अनुपातिक लाभ नहीं है? क्या ये ए के लाभ का अनुपात नहीं है? यहाँ पर ए के लाभ का अनुपातिक मान क्या है? 5x। यहाँ पर ए के लाभ का अनुपातिक मान क्या है? 45। तो क्या इसी 5x का मान 45 नहीं होगा? 5x का मान 45, 5x का मान 45, तो x का मान दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा? 9। अभी बताइए b का अनुपातिक लाभ यहाँ पर कितना है? अनुपातिक लाभ का अनुपातिक मान 42, यहाँ पर क्या है? 7y। तो क्या इसी 7y का वैल्यू 42 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से y का मान क्या 6 नहीं हो जाएगा? आप लोग बताओ, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके a, b और c के लाभ का अनुपातिक मान निकाला 5x 7y 4z, और क्वेश्चन में दिया है उनका लाभ 45 संबंधी 42 संबंधी 28 के अनुपात में बट रहा है, अनुपात में है। तो क्या इसी 5x का मान 45 नहीं होगा? 5x बराबर 45, तो x का मान 9। क्या इसी 7y का मान 42 के बराबर नहीं होगा? 7y बराबर 42, तो y बराबर 6। क्या इसी 4z का मान 28 के बराबर नहीं होगा? बताओ दोस्तों, 28 के बराबर नहीं होगा, तो z का मान क्या हो गया? 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा? तो x का मान 9 रेशियो y का मान 6 रेशियो z का मान 7। तो x रेशियो y रेशियो z का मान 9 संबंधी 6 संबंधी 7। दोस्तों फिर से समझते हैं, a b और c ने 5 संबंधी 7 संबंधी 4 के अनुपात में पूंजी लगाई, 5 संबंधी 7 संबंधी 4। उनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात x y z, तो उनके लाभ का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा? 5x 7y 4z। अब क्वेश्चन में दिया उनके लाभ का अनुपातिक मान 45 संबंधी 42 संबंधी 28। क्या इसी 5x का मान 45 नहीं होगा? 5x बराबर 45, तो x बराबर 9। क्या इसी 7y का मान 42 नहीं होगा? 7y बराबर 42, तो y बराबर 6। क्या इसी 4z का मान 28 नहीं होगा? 4z बराबर 28, तो z बराबर 4 28 7। x रेशियो y रेशियो z 9 संबंधी 6 संबंधी 7। दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन भागीदारों ने 6 संबंधी 7 संबंधी 3 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया और उन्होंने क्रमशः 5 महीने, 8 महीने और 10 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। तो उनके धन का अनुपात बताइए दोस्तों। तो हम मान लेते हैं 3 भागीदार कौन हैं? A है, B है और C है। तो कह रहा है उनके धन का, हमें ये नहीं पता उन लोगों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है, लेकिन हमें ये पता है कि एक ने 5 महीने के लिए, दूसरे ने 8 महीने के लिए और तीसरे ने 10 महीने के लिए पूंजी लगाई है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनका धन क्या है। तो उनका धन हम मान लेते हैं, पहले का धन P1, दूसरे का धन P2 और तीसरे का धन P3। तो दोस्तों P1 गुणा P1 5, P2 8 और P3 10, ये हो गया इनके लाभ का अनुपात। दोस्तों लाभ का अनुपात क्या होता है? उनके पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात ही तो लाभ का अनुपात होता है। तो ए, बी और सी के बीच में लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? P1 5 रेशियो P2 5 रेशियो P3 10। अब दोस्तों ये बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 भागीदारों ने 6 संबंधी 7 संबंधी 3 के अनुपात में पूंजी लगाया है, 6 संबंधी 7 संबंधी 3 के अनुपात में, और यहाँ पर यही मान क्या दिया है? 6 संबंधी 7 संबंधी 3। यहाँ पे यही अनुपात P1 5, P2 8 और P3 10 है, और यहाँ पर 6 संबंधी 7 संबंधी 3 है। तो दोस्तों आप लोग ये बताओ, क्या यहाँ P1 5 का ही मान 6 के बराबर नहीं होगा? बताओ, ये भी लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का अनुपात है। तो P1 5 का मान ही 6 के बराबर नहीं होगा। तो P1 का मान क्या हो जाएगा? 6/5। P1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 6/5। अब दोस्तों ये बताओ, यहाँ से P2 8, क्या P2 8 का मान ही 7 के बराबर नहीं होगा? ये भी लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ, ये B के लाभ का अनुपात हम निकाले हैं और B के लाभ का अनुपात यहाँ दिया है 7। तो P2 8 का मान 7 नहीं होगा, तो यहाँ से P2 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 7/8। यहाँ से P2 का मान क्या हो जाएगा? 7/8। अब ये बताओ, यहाँ पर हम लोगों ने C का अनुपात, लाभ का अनुपातिक मान कितना निकाला है? P3 10। तो क्या इसी P3 10 का मान
3 के बराबर दोस्तों नहीं होगा, तो क्वेश्चन उनके लाभ का अनुपात कितना दिया है 3। तो P310 का मान कितना हो जाएगा 3। तो P3 का मान हो जाएगा दोस्तों 3/10। यानी P1 का अनुपात, P1 का पूंजी 6/5, P2 का पूंजी 7/8 और P3 की पूंजी 3/10। तो कह रहा है उनके पूंजी का अनुपात, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3। P1 का मान कितना दोस्तों हम लोगों ने निकाला है, P1 का मान कितना निकला है 6/5, क्या निकालना है रेशियो, P2 7/8, P3 3/10। अब दोस्तों यह बताओ, ये नीचे 5 है 8 है 10, हम ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि नीचे के फ्रैक्शन में ये नीचे का मान गायब हो जाए। समान संख्या से गुणा करेंगे, क्या हम 40 से गुणा कर दें सब में, 40 40 40 40 से गुणा यहाँ किए, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 5 40, 10 चौके 40, 6 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 48, 7 5 35 और 3 चौके 12। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का मान दोस्तों कितना आ गया 48 रेशियो 35 रेशियो 12। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 3/4/6 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि का अनुपात 5/3/4 है। यदि सी को ए के हिस्से से 6,39,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यदि सी को ए के हिस्से से 6,39,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो तो कुल लाभ में बी का हिस्सा। यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। ए की पूंजी का अनुपातिक मान 3, बी की पूंजी का अनुपातिक मान 4 और सी की पूंजी का अनुपातिक मान 6। इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपातिक मान 5/5, इनका समय 3/3, इनका समय 4/4। हम क्या करते हैं, काट देते हैं, 3 3 3 दूनी 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 दूनी 8, 5 4 और 8। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ए के हिस्से से 63,000, यदि सी को ए के हिस्से से 6,39,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ पर ए को मिल रहा है 5, सी को मिल रहा है 8, यहाँ पर कितना ज़्यादा मिल रहा है बताओ 3। यहाँ पर सी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है 3, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी को ए के हिस्से से 6,39,000 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 3 का वैल्यू इतना हो गया दोस्तों, तो 1 का वैल्यू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 0 0 3 0 0 3 0 0। तो 1 का वैल्यू आ गया 21,000, 2,13,000 रुपये। अब कह रहा है कुल लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो बी का अनुपातिक मान दोस्तों क्या है 4, 1 का वैल्यू इतना, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8, 8,52,000 रुपये। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए, बी और सी का पूंजी का अनुपात 3/4/6, इनके द्वारा निवेश किया गया समय का अनुपात 5/3/4, यानी ए ने 3 पूंजी 5 समय के लिए, बी ने 4 पूंजी 3 समय के लिए, सी ने 6 पूंजी 4 समय के लिए। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बचा 5, ये बचा 4 और ये बचा 4 दूनी 8। अब कह रहा है जो सी है ए से 6,39,000 रुपये अधिक कमाया है, यहाँ पर कितना अधिक लाभ मिल रहा है 3 का वैल्यू 6,39,000 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 2,13,000, तो 4 का, तो फिर पूछ रहा है बी का लाभ क्या हो जाएगा, तो 1 का मान इतना, तो बी का मान, तो 4 का मान 8,52,000 रुपये। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 ग्वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए 5 महीने के लिए 20 गायों को, बी 3 महीने के लिए 10 गायों को, सी 4 महीने के लिए 20 गायों को और डी 6 महीने के लिए 5 गायों को चराता है। यदि ए का हिस्सा 1000 रुपया हो, मतलब किराए में, यदि ए का हिस्सा 1000 रुपया है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। हम लिख लेते हैं पहले ए, बी, सी और डी। ए क्या करता है, ए 5 महीने के लिए 20 गायों को, 20 गायों को ए 5 महीने के लिए, रेशियो। ए जो है 5 महीने के लिए 20 गायों को, बी 3 महीने के लिए 10 गायों को, बी 3 महीने के लिए 10 गायों को, बी 3 महीने के लिए 10 गायों को, 10 महीने के लिए 3 गायों को, सी 4 महीने के लिए 20 गायों को, सी 4 महीने के लिए 20 गायों को, 20 गायों को 4 महीने के लिए, और डी 5 गायों को 6 महीने के लिए। अब दोस्तों सबको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 20 पचे 100, 10 ताई 30, 20 चौके 80, 5 छके 30, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। ये बचा 10 रेशियो 3 रेशियो 8 रेशियो 3, 10 रेशियो 3 रेशियो 8 रेशियो 3। अब कह रहा है यदि ए का हिस्सा 1000 हो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं पूरा किराया हुआ कितना। ए ने 10 यूनिट, ए का किराया 10 यूनिट, बी का किराया 3 यूनिट, सी का किराया 8 यूनिट, डी का किराया 3 यूनिट। तो सभी का किराया मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, बताइए आप लोग। 10 3 13, 13 3 16, 16 8 24 यूनिट। सबका किराया कितना हो गया, 24 यूनिट। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, 1000 रुपये। ए का हिस्सा 1000 रुपये है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हम सॉल्व किए हैं उसमें ए का हिस्सा कितना आ रहा है, बताइए बताइए, 10। तो क्या इसी 10 का वैल्यू 1000 नहीं हो जाएगा? 10 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू 1000 बटा 10, 10 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू 1000 बटा 10। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल किराया ज्ञात कीजिए। कुल किराया कितना है, कुल किराया 24, तो 24 का वैल्यू दोस्तों 1000 बटा 10 गुणा 24, 1 0 से 1 0 कट गया, 24 गुणा 100 2400, 24 गुणा 100 2400। तो कुल किराया कितना आ गया, 2400। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।